नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी बुक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। आज हम जानेंगे यांत्रिकी के ऐसे 50 सवालों के बारे में जो प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कार्य का मात्रक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जूल, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है द्रव्यमान, ऑप्शन सी। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दो सूचियां बनी हुई हैं, उनमें से सही मिलान कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, A1, B2, C3 एंड D4 से। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो इसमें से सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, A3, B1, C2, D4 और E5 से। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एक तरफ भौतिक राशियाँ हैं और एक तरफ उनकी इकाइयाँ दी हुई हैं, तो इसमें से जो इनका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, A4, B3, C1 एंड D2। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है, ये दूरी का मात्रक है। अगला सवाल, पार्श्विक इकाई है, तो पार्श्विक इकाई किसकी है? तो पार्श्विक इकाई है दूरी की, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। बाकी सब सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री नील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। अगला सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन बी सही है इसमें। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी यहाँ पर रेडियो एक्टिवेट धर्मिता की इकाई होती है, ऑप्शन ए सही है। तो अगला सवाल है हमारा, पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो इकाई होती है वो होती है दाब की, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? ये होता है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी सही है। अगला, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल किसकी इकाई होती है? जूल होती है ऊर्जा की इकाई, यानी ऑप्शन ए सही है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल हमारा, हर्टेज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्टेज से मापी जाती है हमारी तरंगों की आवृत्ति। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर, ज़्यादातर सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो होता है हमारा डायोप्टर, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से क्या नापा जाता है? तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि नापी जाती है, ऑप्शन सी राइट है इसका। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से करंट नापा जाता है,
क्या नापा जाता है? करंट। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो कौन है इसका यंग प्रत्यास्थता का? तो न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो समान विमीय सूत्र किसके नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट है, बल एवं दाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो अविमीय राशि कौन सी है? तो हमारी जो अविमीय राशि है वो है विकृति। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से कौन नहीं है? तो द्रव्यमान इसमें सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी सदिश राशि हैं। सवाल, अगला सवाल, आदिश राशि नहीं है, तो ऊर्जा आदिश राशि नहीं होती है, ज़्यादातर सभी को मालूम होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से हमें सदिश राशि बतानी है, तो संवेग सदिश राशि है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है, ये आदिश राशि है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो कौन सी सदिश राशि है इसमें? वेग सदिश राशि है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में जो आपको ए दिख रहा है, यही है हमारा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला सवाल कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? तो यह है हमारा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला सवाल, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी सही है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या हो जाएगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी सही है। यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह है
तो ऑप्शन सी सही है, न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव हो पाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे न्यूटन का। ऑप्शन ए राइट है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? तो बल की जो परिभाषा आती है वो हमारे न्यूटन के पहले नियम से आती है। हमारा अगला सवाल कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये ऑप्शन है जड़त्व। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला सवाल, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये सही है डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलते हैं अगले सवाल पर। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको समझाया जा सकता है न्यूटन के पहले नियम से, यानी ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट काम करता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, ये इसमें ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला सवाल, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है? तो ऑप्शन सी सही है, विश्राम जड़त्व के कारण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में।